नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। पुनः स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये 2024 का इलेक्शन सीजन और आपके साथ हम एक सीरीज करने वाले हैं इस पूरे इलेक्शन में। जी। आइडिया ये है इस सीरीज का कि जो फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो चीज़ें डिसाइड करने वाली हैं, हम उन थ्रेड्स को इस इलेक्शन में कवर करेंगे। इस एपिसोड में, पहला जो एपिसोड है, इसमें हम कवर करने वाले हैं कि क्या क्या वो थ्रेड्स हम टच अपॉन करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो थोड़ा थोड़ा हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, जो डायरेक्शन तय करेगी भारत के पॉलिटिक्स की नेक्स्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स। तो पहली मैं शुरुआत करना चाहूँगा वहाँ पे आने से पहले कि अभी अरविंद केजरीवाल को जेल हुआ है और एक खबर हमको सुनने को मिली है कि वो आपकी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगा, पहला रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी किताब ले गए रामायण और भगवद गीता के साथ। तो कई लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे जब ये चीज़ वायरल हुई ना कि अरविंद केजरीवाल हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, जो किताब है वो ले पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने मांग की है। तो कईयों ने कहा कि रिलीजियस बुक फॉर द पॉलिटिशियन, लाइक अ रिलीजियस बुक ये हो गया है, या क्या केजरीवाल की निगाहें प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, कभी फ्यूचर में। आज तो उनको मुश्किल हो रही है अपनी सेहत को साथ में रखना, पंजाब और दिल्ली, और आम आदमी पार्टी बहुत प्रॉब्लम में है, उनके लीडर्स जेल में हैं। तो तरह तरह के मैसेजेस आए, पर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहूँगी कि वो किताब जो पढ़ रहे हैं जेल में, उनके साथ चर्चा हो कि उनको इसमें क्या सरप्राइजिंग लगा, क्या यूज़फुल लगा, क्या उनको लगता है आज की पॉलिटिक्स से रेलेवेंस रखता है। और आई होप कि जल्दी जेल से निकलेंगे और मैं ये चर्चा उनके साथ कर पाऊंगी। तो ये जो डिसीजन था, जैसे ईडी ने उनको अरेस्ट किया, पॉलिटिकली अगर हम बात करें, प्योर पॉलिटिकल रीजंस के, क्योंकि अभी पॉलिटिकल सीजन भी है और बाहर बहुत बात हुई कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया और कांग्रेस के ऊपर जो आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स का, वो नोटिस भी आया। तो बाहर एक इमेज, कम से कम एक नैरेटिव कोशिश हो रही है ये बिल्डअप करने की, ये इलेक्शन जो है ये फेयर नहीं है। इवन इफ बीजेपी विंस, अगर बीजेपी जीत जाती है, मोदी 400 पार हो जाते हैं या 350, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर तो ये नैरेटिव चलेगा कि ये टेंटेड हो गया है इलेक्शन किसी न किसी तरीके से, जो आप कह सकते हो कि मोटिवेटेड है, लेकिन आपने तो एम्यूनिशन देने में कोई कसर छोड़ी नहीं। तो अगर प्योरली पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर करें तो ये मूव जो है उनको अरेस्ट करने का, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई लोगों से इसमें दिल्ली डिवाइडेड है। कई लोग हैं जो मानते हैं केजरीवाल ने ज़रूर किया होगा और ईडी ने कहा किंग पिन है, लेकिन अभी तक एविडेंस कुछ सामने नहीं आया। ना तो चार्जशीट हुई है, ना कन्विक्शन हुआ है, वो तो दूर की बात है। और उन्होंने अपना डिफेंस में कई चीज़ें कही हैं कि कैसे लोग अप्रूवर बने और उन अप्रूवर्स ने भाजपा को पैसा दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू, वो सब चार्जेस इन्होंने किए हैं। क्या इसमें कुछ तथ्य है जो ईडी कह रहा है? इसमें कुछ ठोस है? जो भी हमारे सामने नहीं आया वो अलग चीज़ है, वो लीगल चीज़ है। जो लोगों को लग रहा है, और ये सिर्फ पुअर लोग नहीं है जो उनके समर्थन है, गरीब लोग दिल्ली के, कई लोगों को लग रहा है कि चुनाव के दौरान, हालांकि हाईकोर्ट ने इसको नकारा है कि टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है हमारा, लेकिन आम लोगों को, कई लोगों को लग रहा है जो उनके सपोर्टर्स नहीं थे, जिन्होंने आपके लिए कभी वोट नहीं किया, और उनको लगता है ये व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब पॉलिटिक्स में बहुत शातिर चीज़ है, वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान अरेस्ट करना, जब प्रक्रिया चल गई है, उनको बाहर कर देना कैंपेनिंग से, नेशनल पार्टी के नेता, ये इसमें ठीक नहीं हुआ है और कुछ सहानुभूति उनको आपसे है। अब कितना ये वोट में परिवर्तित होगा, क्योंकि नेशनल इलेक्शन है। अगर आज दिल्ली का इलेक्शन होता तो मैं मानती हूँ वोट में परिवर्तित होता ज़रूर, क्योंकि और नेशनल इलेक्शन का केंद्र बिंदु, मेन इशू आज नरेंद्र मोदी है। तो लोकसभा में कैसे लोग देखेंगे, देखने लायक चीज़ होगी। लेकिन सहानुभूति तो जो मेरी पकड़ में आ रहा है लोगों से बात करके, तो जेनरेट हुई है। अब जैसे देखिए कि इसका एक कारण जो मुझे लगता है कि भाजपा, अब जहाँ पे भी जो भी करप्ट लोग हैं जो भाजपा में आए हैं, जिनको भाजपा ने खुद करप्ट ब्रांड किया था,
वो अब भाजपा में जुड़ गए हैं और फिर उनके ऊपर ना तो फिर ईडी की रेड होती है ना फिर वो बच भी जाते हैं। तो ये एक नैरेटिव चला कि उसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, आपकी बात मान भी ली कि वो करप्ट है और आपने जेल में डाल दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो ऐसे ही करप्ट लोगों को ले रहे हैं। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो इशू बहुत बड़ा बना कि आप देखिए कि कैसे कैसे लोगों से आप इंक्लूडिंग जो इसमें जो एलिजिडली जो इसमें लिकर स्कैम में जो मेन जिन्होंने एलिगेशन अप्रूवर बने हैं उनसे पैसे लिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू 60 करोड़ रुपए। तो इस तरीके के जब आपके ऊपर भी एलिगेशंस लग रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट में ये सब करना उतना आपको शोभा नहीं देता जितना अगर आप मान लीजिए 1 साल पहले करते तो शायद कुछ और बात होती। क्या इलेक्शन के बाद करते? एग्जैक्टली तो वो ना तो आपको शायद वो सिंपैथी भी इतना वो नहीं खा पाते और एक बड़ा इशू नहीं बनता बिना बात का इसमें। लेकिन जो लार्जर क्वेश्चन है वो ये है कि कांग्रेस की अगर हम हिस्ट्री देखें पिछले 50-60 साल की, उनका ये हो गया कि कोई आइडियोलॉजी नहीं बची। जिस तरीके से उन्होंने रूल किया, प्योर पावर। उसके बाद आप कह सकते हैं थ्रेड्स तो हैं, जैसे सोनिया गांधी की अपनी आइडियोलॉजी थी, इंदिरा गांधी की अपनी थी, नेहरू की अपनी थी, लेकिन ओवर द इयर्स वो डाइल्यूट हो गया, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ भी इस तरीके के लोग जो ले रहे हैं ये, क्या वो इस तरीके की इमेज बन रही है कि ये तो किसी को भी ले लेते हैं पार्टी में, चाहे आइडियोलॉजी बिल्कुल अपोजिट हो, चाहे आप मोदी को गाली दे रहे हो, चाहे आप भाजपा को दे रहे हो, चाहे संघ को दे रहे हो, चाहे श्री राम को दे रहे हो, अगले दिन आप आ जाइए बीजेपी में और आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा प्योरली क्योंकि आपकी इलेक्टोरल वैल्यू है, चाहे बेशक एक ही सीट पे हो। तो क्या भाजपा भी जो पार्टी विद अ डिफरेंस जो बोला जाता था, जो प्राइड लेती थी भाजपा के लोग और जो कार्यकर्ता, क्या वो आपको धूमिल होता दिख रहा है? देखिए वो सही बात है। लोग अब ये जो ईडी का भी चल रहा है, एजेंसीज का चल रहा है जो इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपोजिशन के खिलाफ, कुछ समय तक इन लोगों का अब जेल जाना, ये जनता में कुछ खास बुदबुदाहट नहीं थी। उनको लगा ऑपोजिशन लीडर्स में बहुत नाराजगी थी और एक कारण है कि ऑपोजिशन यूनिटी हुई है कि सभी लोगों को लगा हम अंदर जाएंगे, हमारे ऊपर ये सब गाज गिरेगी और हमको इकट्ठे लड़ना है। लेकिन जनता में इसमें नहीं था। लोग जनता मानती है सभी करप्ट हैं, जरूर कुछ ना कुछ होगा, वो तो मान के चलते हैं। लेकिन अब जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल आ रहा है और वो लेवल प्लेइंग फील्ड चुनावों से जुड़ा हुआ है। मुझे ना एक बहुत अजीब इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स था एक टैक्सी ड्राइवर का दिल्ली के। उसने कहा बाकी चीज़ें ठीक है, मीडिया जुडिशरी आप लोग सब बात करते रहते हो, अपनी जगह है, अगर चुनाव ठीक नहीं हुए तो भगत सिंह खड़े हो जाएंगे। अब भगत सिंह खड़े होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, आज देश में किसी भी मुद्दे पे होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक चुनाव को लेके एक सेंसिटिविटी है क्योंकि चुनाव के टाइम वोटर राजा है, सब उसके दरवाजे पे आते हैं, मांगते हैं और वो उसको अपनी अथॉरिटी असर्ट करने का मौका मिलता है। तो उसके लिए बहुत अहमियत रखता है, हमेशा रखा। जिस तरह से लोग निकल के आते हैं और जिस तरह से महिलाएं निकल रही हैं, आज नंबर बढ़ता ही जा रहा है, उनको एक आभास हो रहा है कि मेरे पास पावर है सरकारें बदलने का। बाकी टाइम आए ना आए जो भी मेरी दिक्कतें हैं, खैर। तो ये जो मूड बदल रहा है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है 2 महीने पहले से 3 महीने पहले और अब में भी अंतर हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उससे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ तक भाजपा का सवाल है कि वहाँ जाके लोग धुल जाते हैं, उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं हुए, सिलेक्टिवली किया जा रहा है, ये भी ज़्यादा ट्रैक्शन है आज। एक मतलब लोग बात कर रहे हैं, पहले ज़्यादा उसमें कंसर्न नहीं था, आज थोड़ा बहुत वो कंसर्न दिख रहा है। और यही धीरे धीरे छोटे छोटे इश्यूज बन के ही एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है। आज नहीं होगी लेकिन ओवर द इयर्स दीज फैक्टर्स ऐड अप। और एंटी इनकम्बेंसी देखो 10 साल की है आज, उस और लोग अपनी कठिनाई का जिक्र करते हैं। और अगर जाओ जैसे कि वेस्टर्न यूपी में गांव में बेरोजगारी है, दाम बढ़ गए, हमारे लिए इतनी कठिनाई है, वोट किसको दोगे? भाजपा को। तो नरेंद्र मोदी की शख्सियत आज एंटी इनकम्बेंस की भरपाई कर रही है।
उनकी शख्सियत और लैक ऑफ एनी अपोजिशन, क्रेडिबल Lack of- अपोजिशन। बिल्कुल। दूसरी बात जो लोग कहते हैं ना, दो चीजें लोग कहते हैं, दूसरी तरफ क्या है, क्यों दोगे वोट, दूसरी तरफ कौन है, और दूसरा जो शख्सियत की बात, मोदी संभाल लेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, उसमें कई चीजें शामिल हैं, कई एलिमेंट्स हैं उसके। तो अब कितना ये भी नहीं कह सकते कि सभी लोग, मतलब डिसैटिस्फैक्शन भी है, तो मोदी के प्रो भी हैं, मोदी के एंटी भी हैं। तो मोदी के अराउंड ये इलेक्शन है, जिस तरह से 1971 में इंदिरा गांधी के था। उस समय एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा था, मैडम इस इलेक्शन का सेंट्रल इश्यू क्या है, और उन्होंने कहा था, आई एम द सेंट्रल इश्यू। 1980 में भी यही था, शी वॉज द। खैर आजकल तो अगर मोदी जी से पूछा जाए तो बोलेंगे लोग हैं सेंट्रल इशू, वो पर भाषा बदल गई है, भाषा बदल गई, ज्यादा grammar। सोफिस्टिकेशन है उस भाषा में, लेकिन सच्चाई तो वही है। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम आम आदमी पार्टी पे आखिरी ये सवाल ले लेते हैं कि फ्यूचर आपको क्या दिखता है आम आदमी पार्टी का, गिवन कि जैसे एक बात ये भी बोली जा रही है कि संजय सिंह को छोड़ दिया गया और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये बातें चल रही हैं कि उनको जानबूझ के छोड़ा गया है ताकि वो पार्टी को टेक ओवर कर ले। और एक बात ये भी चल रही थी कि सुनीता केजरीवाल, जो केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, वो टेक ओवर करेंगे। अगर कुछ ऐसी बात आती है कि सीएम बदलना पड़े तो शायद वो सीएम बनेंगी। तो ये एक फ्यूचर क्या होगा? अभी तो ये भी बात हो रही है कि जो राज्यसभा एमपीज हैं वो सारे के सारे बीजेपी में आ जाएंगे उनके, तो 7-8 अगर आ गए एमपी उनके, तो पार्टी के एग्जिस्टेंस को भी खतरा हो सकता है। तो इस तरीके की भी बातें हैं। देखिए, एक तो है कि आप टूट जाएगा, और आज वो प्रक्रिया शुरू भी हुई है, जो छोड़ के जा रहे हैं आपके नेता। तो आगे जाके क्या ये बड़ी चीज़ बनेगी, नंबर 1। नंबर 2 है कि केजरीवाल मुझे लगता नहीं रिज़ाइन करेंगे अपने आप। उनका व्यू है कि लीगली ऐसी चीज़ कोई नहीं है, कोई डिमांड नहीं है कि मैं रिज़ाइन करूं। और जो लोग बोलते हैं मॉरल ग्राउंड्स पे रिज़ाइन करना चाहिए, वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं वो। तो क्या एलजी बर्खास्त कर सकता है सरकार को और सेंट्रल रूल लगा सकता है, तो आपका क्या होगा? और तीसरी चीज़ जो सामने आ रही है, जिसका जिक्र कई लोग कर रहे हैं, उसको डीकोड कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, उनकी जो रिलीज़ है, जो कि ईडी ने अपोज नहीं की कि उनको बेल दिया जाए, उसका पॉलिटिकल मायने क्या है? और उन्होंने आते ही कमान संभाल ली, उत्साहित कर दिया आप वर्कर्स को। तो क्या एक काउंटर आप केजरीवाल के खिलाफ खड़ा कर देंगे? इनकी शख्सियत ज़्यादा बड़ी होगी, उनकी लीडरशिप, नेतृत्व ज़्यादा मजबूत होगा। हो सकता है मनीष सिसोदिया भी छूट जाएं, अभी ये भी बुदबुदाहट है दिल्ली में। अच्छा। कि जल्दी ही छूट जाएं, पता नहीं, पर देखते हैं क्या होता है। तो उससे भी वो चीज़ सामने आएगी। तो केजरीवाल का कद क्या थोड़ा कम हो जाएगा, या जेल की सलाखों के पीछे तस्वीरें जो केजरीवाल की हैं जो आज सुप्रिया सुले भी यूज़ कर रही है, मैंने सुना है बारामती कैंपेन में, जो पिनाराई विजयन भी यूज़ कर रहे हैं केरल में। ऑपोजिशन इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, तो क्या उसका असर ज़्यादा होगा? ये देखने लायक चीज़ होगी, ये दिल्ली की जनता पे डिपेंड करेगा। कल मैं बंगला साहब गुरुद्वारा गई थी, तो वहाँ बाहर जो लोग हैं ना, बैठते हैं और दुकानें हैं, उनसे बात करते हुए उनका मानना था कि ये चीज़ जेल में डालने से केजरीवाल को मदद मिलेगी, उनके लिए अच्छा हो रहा है। उनकी लॉजिक ये थी कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म, क्या आप, मेन चैलेंज है डिस्पाइट डिफरेंसेस, क्या आपके नेता इकट्ठे एकजुट रहेंगे? यही सेंट्रल चैलेंज, जो भी चुनौती आएगी उनके लिए, क्या वो इकट्ठे रहेंगे? चलिए थोड़ा दिल्ली से थोड़ा सा दूर चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। वहाँ पे कई सारे थ्रेड्स हैं, जैसे एक वेस्टर्न यूपी का एक थ्रेड है, एक अमेठी और रायबरेली का एक थ्रेड है, एक पीलीभीत का है। वहाँ से जैसे वही बात कर लेते हैं कि बहुत एक्सपेक्टेशन भी थी लोगों को कि क्योंकि गांधी को टिकट नहीं मिली, माँ को मिल गई, बेटे को नहीं मिली,
तो ये क्या कारण रहा? क्योंकि कई जगह बात कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म जो उन्होंने किया मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर का, वो भारी पड़ा। और ऐसा सुनने में आया है कि वो मिले भी प्राइम मिनिस्टर से और उनकी जो बात हुई उसमें उन्होंने अपेरेंटली कन्विंस नहीं हुए प्राइम मिनिस्टर, जो भी बात हुई, तो उनको टिकट नहीं मिला। और कई बातें चल रही थी कि उनको शायद हो सकता है रायबरेली, अमेठी तो हो गया अनाउंस, बट रायबरेली में शायद एक तुरुप का इक्के की तरह उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कांग्रेस से कौन फील्ड किया जाएगा। तो ये इस विभिन्न तरीके की बातें चल रही हैं। तो ये गांधी परिवार, दोनों गांधी परिवार इनका क्या फ्यूचर है? देखिए, ये तीनों सीटें हैं ना, ये वीआईपी सीटें हैं। और ये भी, ये तीनों सीटों में कौन लड़ता है, कौन जीतता है, ये भी फ्यूचर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगी, चाहे इसके फेवर में हो या उसके फेवर में हो। तो पीलीभीत का आपने जिक्र किया, वरुण गांधी को नहीं मिला। ये मैंने भी सुना है कि मेनका गांधी पहले मिली प्रधानमंत्री से घंटा भर और काफ़ी खुल के बात की उन्होंने, और ये भी कहा कि वरुण को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, उसको शामिल नहीं किया गया, मतलब ज़्यादा उसको इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि शुरू में जब प्रधानमंत्री आए थे तो वरुण ने यूपी में बेहद मेहनत की थी उस समय। ये भी बोला जा रहा था 2017 में कि वन ऑफ द सीएम कैंडिडेट्स, प्रोबेबल कैंडिडेट्स वो हो सकते थे, और हो सकता है उनकी मंशा हो के उनको प्रोजेक्ट किया जाए। एक्सपेक्टेड था, हार्ड वर्किंग है, सोचने वाले इंसान है, किताबें लिखी हैं इश्यूज़ पे, देश के सामने जो हैं, अर्बन रूरल दोनों इश्यूज़ पे उन्होंने लिखा है और मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। तो और मेहनत तो करते हैं, ये तो सब लोग मानते हैं। तो दूसरी मीटिंग जो हुई ना तुरंत उसके बाद, वो वरुण गांधी की प्रधानमंत्री से 50 मिनट हुई। अच्छा। अब प्रधानमंत्री औरों से नहीं मिले हैं, इन दोनों से मिले अलग अलग। तो अब वरुण गांधी ने जो क्रिटिसिज्म, हो सकता है प्रधानमंत्री एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वरुण गांधी माफ़ी मांगेंगे कि मैंने ऐसे किया। हो सकता है वरुण गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन ये कहा कि मैंने पॉलिसी पे इश्यूज उठाए हैं, पर्सनली मैंने ना प्रधानमंत्री ना किसी और पे उंगली उठाई है, और ये अब मेरा फ़र्ज़ है उठाना इन इश्यूज़ को, देश के सामने लाना। प्रधानमंत्री ने, मैंने सुना है कि कहा कि हमारा प्रिंसिपल है एक फैमिली से एक, लेकिन वो प्रिंसिपल तो 2014 2019 में तो नहीं फॉलो किया। हाँ, और इन्होंने कहा कि वो प्रिंसिपल फिर ये एक लोकसभा से में हो, एक विधानसभा में, ये लग सकता है, बट दोनों लोकसभा के तो नहीं है ना प्रिंसिपल। तो आज सवाल ऐसे मैंने सुना, ये सब बात है। तो प्रधानमंत्री ने ये 2 फ्रॉम अ फैमिली का प्रिंसिपल दिया। अब ये भी सुना है कि वरुण ने कहा कि फिर आप मेरी मदर को दे दीजिए टिकट। अच्छा, खुद के लिए नहीं मांगा? खुद के लिए नहीं मांगा, ये सुना है मैंने, लेकिन वरुण को टिकट नहीं मिला। अब माँ को देना, उससे वरुण भी थोड़ा रेन इन तो ज़रूर हो गए हैं, क्योंकि पीलीभीत में इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते तो फिर एक मुश्किल हो जाती ना बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए हर टिकट इम्पोर्टेंट है। और यूपी में तो वो चाहेंगे हमारी 10 सीटें बढ़ें इस बार, यूपी से ही वो बटोर सकते हैं, तो वो तो हर सीट पे लड़ेंगे बिल्कुल। तो लेकिन वो नहीं खड़े हो रहे इंडिपेंडेंट, ये भी बहुत अटकल थी। अब कहाँ तक सच है मुझे मालूम नहीं कि अमेठी से पूरा ऑपोजिशन उनको बैक करे। अच्छा, ये भी अटकल थी। लेकिन क्योंकि माँ को मिल गई इसलिए ये भी एक हो सकता है उनको लगे कि मेरी लड़ाई थोड़ा आगे है, मुझे प्रिपेयर करना है, काम करना है, और रेकलेस डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, ज़रा रेकलेस डिसीजन नहीं लेना है, हो सकता है ये सोचा हो उन्होंने। और अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता नहीं, जैसे कि कोई कह रहा था ना, विल वरुण गांधी गो रोग, वो तो नहीं दिख रहा है वरुण गांधी का। जहाँ तक अमेठी रायबरेली का सवाल है और कांग्रेस का, वो 2 सीटें कांग्रेस की अस्तित्व यूपी में जो है, नॉर्थ इंडिया में मैं कहूँगी, उससे जुड़ी हुई सीटें हैं। और उनका फैमिली का वहाँ आना,
या फैमिली नहीं तो किसी मजबूत कैंडिडेट का आना और लड़ना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ने वाली थी और राज्यसभा में गई तो मुझे लगता साल भर से इन 2 सीटों पे तैयारी होनी चाहिए थी। ये तो पता ही था कि स्मृति ईरानी लड़ेंगी, और ये भी है कि थोड़ा ग्राउंड भी वो उन्होंने लूज किया है। वो बहुत मजबूती से लड़ रही हैं आज, लेकिन एक मौका था कांग्रेस का। अब देखिए चुनाव का दौर शुरू हो गया और कांग्रेस ने अभी अनाउंस भी नहीं किया। अब लोग कह रहे हैं कि राहुल की वायनाड कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद अनाउंस होगा। इसका मतलब है कि राहुल लड़ेंगे अमेठी से। तो वो वायनाड के लिए भी इतने फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है लास्ट टाइम की तरह? क्या ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है? क्योंकि वो एक मैसेज जाएगा कि वायनाड में वो शायद ना रहें अगर अमेठी से जीत गए तो। नहीं, हाँ, ये कहना तो मुश्किल, ये तो ज़रूरी बात है ना। लोग कहेंगे चले जाएंगे क्या, वो भी है, वो एक रीज़न है बिल्कुल कि, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क करना 2 बार अमेठी, जो कि अरसे से 1980 से और पहले से, इनफैक्ट 19 से, जब संजय गांधी पहले लड़े थे और हारे थे 1977 में, तब से परिवार लड़ता आया, या सतीश शर्मा जैसे लोग इक्का दुक्का बार जो लड़े हैं इन सीटों से। तो नॉर्थ से आइडेंटिफाइड है ये, और ये बहुत मुश्किल समय में भी फैमिली जीतती रही है यहाँ पिछली बार के अलावा। क्या इन दोनों जगह इंटरनल फैमिली फाइट भी है? ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रायबरेली अमेठी के ऊपर जो झगड़ा चल रहा है कि प्रियंका साइड और राहुल गांधी की जो साइड हैं, 2 अलग अलग फैक्शंस हैं, और वो उनमें भी खींचतान चल रही है। क्योंकि अभी बयान भी आया रॉबर्ट वाड्रा का कि वो भी लड़ना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी दावेदारी बिल्कुल, फिर 1-2 बार कहा, फिर शांत हो गए हैं। मतलब एक बलून जैसे छोड़ा, रिएक्शन देखा, फिर शांत हो गए हैं। तो ये मैंने भी सुना है कि 2 गुट हैं, प्रियंका के करीब लोग हैं और राहुल के करीब लोग हैं, माँ के करीब भी, सोनिया गांधी के भी। हालांकि सोनिया और राहुल गांधी एक ग्रुप माना जाता है, लेकिन हाल में प्रियंका दिखी है। सारे जो रोड शोज किए हैं राहुल गांधी ने, उसमें प्रियंका रही हैं। जो बीच में लग रहा था शायद नहीं थी, थोड़े समय के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कुछ समय तक नहीं थी वो। लेकिन ये मैंने भी सुना है कि प्रियंका चाहती हैं कि रायबरेली से वो लड़ें, और ये भी कि राहुल हो सकता है रायबरेली से लड़ना चाहे, और वो चाहते हैं कि, या कुछ लोग चाहते हैं कि प्रियंका अमेठी से लड़े। अच्छा, तो ये भी, ये सारा अटकल है अभी फिलहाल। हमें पता लगेगा जब एक्चुअली अनाउंसमेंट होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, मेनलैंड पार्टीज दोनों है ना, कांग्रेस साउथ में है, भाजपा नॉर्थ में है। सो जोग्राफिक डिवाइड जब पॉलिटिकल डिवाइड से कोइंसाइड कर रहा है, तो अगर भाजपा बहुत जोर लगा रही है कि साउथ में इनकी पकड़, कर्नाटक में तो थे पिछली बार, अब तमिलनाडु में भी आए, केरल में भी कुछ सीटें बटोर ले, आंध्रा में भी, तेलंगाना में भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर भाजपा पैन इंडिया पार्टी बनती है, क्योंकि आगे जाके अगर नॉर्थ साउथ डिवाइड होता है डीलिमिटेशन को लेके 2026 में जो एक्सपेक्टेड है, जबकि कहा जाता है कि साउथ के स्टेट्स की सीटें कम हो जाएंगी लोकसभा में, परसेंटेज सेंसस का जो है, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में बेहतर परफॉर्म किया है, और नॉर्थ यूपी जैसी जगहों पे सीटें बढ़ जाएंगी। तो ये एक काफ़ी टेंशन होने वाली है अगर ये होता है। तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे इसको मैनेज करने के लिए। तो भाजपा का साउथ में प्रेजेंस होना अच्छा होगा। उसी तरह कांग्रेस का रिकवर करना उत्तर प्रदेश और नॉर्थ में, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं, आप देखिए ना, अगर आप कंपैरिजन भी करें, आपने कहा मतलब अगर वैसे एब्सोल्यूट नंबर्स देखा जाए तो 2019 में भी भाजपा की साउथ इंडिया में कांग्रेस से ज़्यादा सीट थी, 1 सीट ज़्यादा थी लेकिन थी ज़्यादा। तो उसको मतलब ये तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस से तो वीक नहीं है। हालांकि रीजनल पार्टीज जो ज़्यादा अलायंस के उनका इंडिया का जो अलायंस हाँ, उनसे कम है ऑफ कोर्स एनडीए। लेकिन आप देखिए कि
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कितनी रैलियां और कितनी विजिट्स हुई हैं तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में, अभी के भी नहीं कह रहा हूँ मैं, पिछले 1 साल की कंपैरिजन कर लीजिए आप, और क्योंकि उनको एक्सपेंड करना है उस रीजन में, और आप कंपेयर कर लीजिए राहुल गांधी की कितनी हुई है नॉर्थ में, यूपी, बिहार, जहाँ पे उनको एक्सपेंड करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना सीरियस है एक्सपेंड होने में। बिल्कुल बिल्कुल, और कब से तैयारी है। अब ये ठीक है कि आप कहिए कि ये तो 2002-3 से मुझे मालूम है कांग्रेस के टॉप लीडर्स मतलब हेल्पलेसली कहते थे यूपी में क्या किया जाए। और भाजपा आई 2013 में, 10 सीटें थी लोकसभा की, 14 में 71 हो गई। नाउ 19 में 62 हुई हैं, इसलिए उनको लगता है हम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वो बीएसपी और एसपी का अलायंस नहीं है ना इस बार। बीएसपी एसपी का अलायंस नहीं है, और कांग्रेस और एसपी का ही अलायंस है। बीएसपी जो भी कहे, लोग मानते हैं, परसेप्शन है कि बीएसपी हेल्प कर रही है बीजेपी को। बीएसपी का क्या फ्यूचर है? मायावती क्या सोच रहे हैं, मतलब उनकी क्या थिंकिंग है इस इलेक्शन में, या लॉन्ग टर्म भी? क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि उनके भतीजे का जो स्पीच आया वो किसके खिलाफ ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जो रावण है चंद्रशेखर, उनके खिलाफ आया है उनका। बिल्कुल, क्योंकि वो खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है मायावती ने पॉलिटिकली हथियार डाल दिए। अच्छा, मुझे ये लगता है वो दमखम नहीं है जो पहले होता था। बट कारण क्या है इसका? और एक कोर वोट है उनका, वो सही है। मुझे लगता है वो कोर वोटर भी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ, दूसरी दिशाओं में देख रहा है अब। उनको भी यह आभास हो गया, और यूपी जाके ये देखना चाहिए कि दलित वोटर आज क्या सोच रहा है, कहाँ खासकर देख वेस्ट रहा यूपी है, में, खासकर वेस्ट यूपी में, जहाँ मैटर करते हैं वो, और किसको फायदा मिलेगा इसका। वेस्ट यूपी में आप इस जो आरएलडी का जो अलायंस हुआ है बीजेपी के साथ, उनका एनडीए में आना, और कितने आइडियोलॉजिकली ये बोला जाता था कि जयंत चौधरी तो उनके पिताजी चाहते थे कि भाजपा से अलायंस हो, क्योंकि उन्होंने तो जब उनकी चलती थी पहले उन्होंने किया भी था अलायंस, वो 2009 के बाद निकले, लेकिन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे जयंत ने मना करते रहे। 2014 में भी ऑफर था, 2019 में भी ऑफर था, पिछले साल तक था। हाँ, पिछले साल जब बम्बई में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ, उनका वो जो फेमस था कि हम चवन्नी थोड़ी हैं जो पलट जाएंगे। लेकिन अब देखिए कि एकदम से कैसे क्या हो गया, और वो वही बातें बोल रहे हैं अब, इंडिया अलायंस के खिलाफ बोल रहे हैं कि इनका तो कोई डायरेक्शन नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, और यहाँ पे रोड मैप भी है देश को चलाने के लिए। तो इस तरीके की बातें हो रही है। उनका फ्यूचर मुझे लगता है कि उन्होंने कम से कम थोड़े टाइम के लिए तो सिक्योर कर लिया है। अब उनके पास कुछ तो एमपी होंगे, नहीं तो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे। और अच्छा, किसी जाट लीडर ने आज कहा मुझे कि अगर सपा, कांग्रेस, आरएलडी इकट्ठे रहते, बसपा बेशक जैसे भी करती, तो भी बहुत फर्क पड़ता वेस्टर्न यूपी की सीटों में। इतना केक वॉक, ये लोग बोलते हैं कि कंसोलिडेट होता, लेकिन जाट क्या हटा है नहीं आरएलडी से। जाट बीजेपी के साथ मुझे लगता है काफी है, फार्मर्स एजिटेशन के बावजूद। दे आर रिलीव्ड कि हमको कोई अब धर्म संकट नहीं है, आरएलडी और ये दोनों हो गए। नहीं तो क्या हुआ था 2019 में, जब तो बड़े चौधरी भी जिंदा थे, तब भी वो नहीं जीत पाए मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर के जो डेमोग्राफिक्स हैं, अगर आप मुस्लिम, दलित और जाट, आधे जाट के वोटर्स को आप मिला दो तो एकदम ही बहुत टफ फाइट हो जाती है। तो फिर भी वो नहीं हरा पाए, इतना स्टेचर होने के बाद भी। बिल्कुल। तो बियॉन्ड अ पॉइंट मुझे नहीं लगता कि ये जो जिसने भी बोला है आपको ये कि उनका असेसमेंट ठीक है, क्योंकि बीएसपी और एसपी और कांग्रेस होना वो बहुत बड़ी बात है। आरएलडी का हो सकता है 1-2 सीट पे इम्पैक्ट हो जाता से ज्यादा। ये भी कहा जा रहा था कि अंदर खाने कुछ सीटों में बीएसपी की अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। सपा कांग्रेस के साथ। अच्छा, वो देखने लायक। मैं जाऊंगी कल से वेस्टर्न यूपी, देखने लायक चीज़ होगी है कि नहीं। पर ओवर मुझे एक बहुत सीनियर नेता ने ये कहा था बीजेपी के
कि मैंने जब जाटों की बात की थी तो उन्होंने कहा हम जाटों के बारे में चिंतित नहीं हैं, अल्टीमेटली जो हिस्टोरिकल है उसमें जाट हमारे साथ रहेगा, मोटा मोटी मेजर। हम वरीड हैं ओबीसी के बारे में, हमको उसको रिटेन करना है। कहाँ पे, वेस्ट यूपी में? ऑल ओवर यूपी की बात की थी तब। अच्छा, आज ओबीसी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि पिछली इलेक्शन में कई जगह जहाँ सपा और कांग्रेस की थी और यादव कैंडिडेट नहीं दिया और कांग्रेस तो यादव हट के कांग्रेस को उसने वोट नहीं दिया, उसने हट के बीजेपी की तरफ चला गया, यादव। तो इस बार क्या होगा, सपा और कांग्रेस का जो है, क्या ग्राउंड लेवल पे उनका बेस जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा सीटों में, ये देखने लायक। ये बात आप सही कह रहे हैं कि जिसने मुझे कहा उसको लगा कि वेस्टर्न यूपी में फ़र्क पड़ सकता था, और किसी और ने कहा कि आज लोग ओपनली बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल जैसे पुराना होता था, पॉलिटिक्स है, लोग अपनी बात कह रहे हैं, जो कि पहले पिछले इलेक्शन में इस तरह से नहीं था, मतलब क्लियर था कि तो काफ़ी डिवीजन भी हो गया था। और मुझे जितना मेरी समझ है वेस्ट यूपी जाट पॉलिटिक्स की, उनमें तो एक रिलीफ है कि भाई अब चलो हमको मतलब एक साइड हो गए, अब कोई ज़्यादा सोचना नहीं कि कैंडिडेट देखें या आरएलडी अपनी पार्टी देखें, अब सही हो गया। मतलब पहले हो जाता तो अच्छा था, लेकिन अब जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। तो ये एक रिलीफ फैक्टर है। एंड देयरफॉर जयंत का कैलकुलेशन होगा ना कि यहाँ मैं रहूँगा क्या मिलेगा, मेरी पार्टी को क्या मिलेगा, छोटी पार्टी हूँ, वहाँ रहूँगा तो एक स्टेट पार्क का एक सहूलियत होती है लोगों के काम करना, ये सब तो पॉलिटिशियन सब कैलकुलेट करते हैं ना, अपनी रेलेवेंस रखनी है आगे की पॉलिटिक्स में। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी की जो जाट पॉलिटिक्स के अराउंड जो पॉलिटिक्स है वेस्ट यूपी में एकदम ही मतलब अलग है, और हरियाणा और राजस्थान में एकदम अलग होती जा रही है। इनफैक्ट जो राजस्थान में भी पहले काफ़ी ठीक थी, लेकिन अब वहाँ पे भी जो हरियाणा टाइप का नॉन जाट पोलराइजेशन है वो भी कई सीटों पे राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अब ये फर्स्ट फेज में शेखावती में कॉन्टेस्ट है, वहाँ देखने लायक, लोग कह रहे हैं देखना पड़ेगा कि जाट की क्या थिंकिंग है एक फैक्टर के रूप में। सो आप कह रहे हैं ना स्टेट वाइज वेरिएशन है। मुझे लगता है कि देखो राजस्थान में वैसे तो कास्ट पॉलिटिक्स हमेशा से ही बहुत, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि विशियस रही है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पे किसी भी कास्ट का डोमिनेंस तो है नहीं, सब थोड़े थोड़े 10-10, 5-5% उस टाइप से हैं। लेकिन वो जो विशियसनेस है वो बढ़ती जा रही है हर रीजन में, ऐसा देखने को मिल रहा है। और नए नए एक और थ्रेड जो फ्यूचर जो डिसाइड करेगा राजस्थान पॉलिटिक्स का, वो है कि यंग लीडर्स बहुत निकल के आ रहे हैं। जैसे जो सबसे हॉट सीट अभी बात चल रही है वो बाड़मेर जैसलमेर वाली सीट है, जहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी जो एमएलए बने थे निर्दलीय, उन्होंने पूरी गड़बड़ कर दिया है मैथ वहाँ पे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का। और वो और काफी एंथुजियाज्म है उनके लिए। अरे मतलब उनका तो जबरदस्त भीड़, और वो देखिए आप, यह तो हो सकता है कि क्योंकि मैंने कई कैंडिडेट्स का देखा है राजस्थान में, शायद कास्ट मोबिलाइजेशन वाला एक फैक्टर रहता है, बट भाटी के लिए एक अलग लेवल का क्रेज है, और वो क्रेज मतलब समझना पड़ेगा ग्राउंड पे जाके। अब यहाँ पे हम समझ नहीं सकते कि क्यों है वो, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वो भी एक चीज़ डिसाइड करेगा कि पॉलिटिक्स किस तरीके से होगी। अब देखिए आप, जैसे जो राजस्थान, इसमें गुजरात, और इसमें जो वेस्ट यूपी में भी कुछ कुछ हो रहा है, राजपूत जो गुस्सा हो गए हैं, जो रूपाला की स्टेटमेंट थी उसकी वजह से उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन जो राजपूत हैं वो एकदम से राइल्ड अप हैं। बिल्कुल, ये आज अगेन कोई कह रहा था राजपूत जो गुस्सा है ना वो सामने उभर के आ रहा है, उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। राजपूत तो वैसे ही भी बहुत मिलिटेंट कम्युनिटी है, और योगी आदित्यनाथ पे आपको वो हो जाएगा थोड़ा ट्रोलिंग असर्टिव कह सकते हो आप। हाँ चलिए असर्टिव, हाँ। मेरा मतलब है मतलब दमदार है उस मायने में। तो हाँ, वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसका क्या, योगी आदित्यनाथ हैं, उसके बावजूद ये उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा उत्तर प्रदेश के लिए?
तो वो भी देख, और होगा कि नहीं, आप गुस्से में है व्यक्त कर दिया पर वोट आप उसी तरह करते हैं, ये भी तो देखने में आ रहा है ना। नेशनल इलेक्शन में ये दिखता है, पिछले 2 इलेक्शन में तो दिखा ही है। और ये एक्चुअली में राजस्थान में जैसे भाटी, मैं तो देख रहा था कि वो तो वडोदरा में जाके सूरत में उधर उनका क्राउड देखो आप, तो मतलब उनका यहाँ पे नहीं है, वो तो बाहर भी उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। वो पुणे गए, वहाँ पे आप उनका गैदरिंग देखो, अभी शायद बेंगलोर में है, तो हर जगह ही उनका क्रेज है। देखिए इस इलेक्शन में एक और चीज़ वॉच करनी चाहिए, कौन यंग नेता उभर के आता है नए तरीके से, जिसको जनता पसंद करती है और वो पसंद को व्यक्त करती है, रेजोनेंस जो जिसका होता है। हो सकता है वो नेता वहीं रहा हो पहले, पर आज नई नज़रों से उसको देखा जा रहा है। अब जैसे साउथ में तमिलनाडु में अन्नामलाई हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनको लोग बहुत नई नज़रों से देख रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ कर रही है, उनको कैंपेन करने का तरीका, जिस तरह से बीजेपी को सेंटर स्टेज ले आए हैं। अब वो कहते हैं 25% वोट मिलेगा बीजेपी को इस बार, सीटें कितनी मिलेंगी पता नहीं, और कहते हैं कि उनको खड़ा करने के बीजेपी काफ़ी इंसिस्टेंट थी, वो बहुत रिलक्टेंट थे। अब कोयम्बटूर से लड़ रहे हैं, लोग मानते हैं शायद निकालने सीट, तो बड़ा ही अलग इफेक्ट होगा। और नहीं निकली तो फिर वो उल्टा भी पड़ सकता है, और हो सकता है फिर सेंटर में उनको मिनिस्ट्री मिल जाए काम करने का, फिर और भी सहूलियत हो। तो ये सब अटकलबाजी चल रही है। पर ये बात सही है कि आई थिंक हर स्टेट में देखना पड़ेगा एग्जिस्टिंग नेताओं के अलावा कौन उभर के आ रहा है, जो फ्यूचर पॉलिटिक्स को डिसाइड करेगा। सचिन पायलट का क्या रोल है, अभी तक तो थोड़ा बैकग्राउंड में गए, गहलोत ने आने नहीं दिया, लड़ाई हुई, अब कई उनको उनकी मर्जी के टिकट दिए गए हैं राजस्थान में। तो ये तो मान के चल रहे हैं ना कि 5 साल बाद या इन 5 सालों में भी जो आगे आने वाले हैं, इनमें फैक्टर होने वाले हैं, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है। नहीं, भाटी के फिनोमेना से मुझे ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे एक तो आप दोनों ही पार्टियों से लोग खुश नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो ट्रेडिशनल वे है पॉलिटिशियंस का कि आप ऊपर से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, और राजस्थान मतलब आपने जैसे कहा ना असर्टिव कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, तो वो पता नहीं कितना पसंद करेंगे कि आपने पैराशूट कर दिया है एक व्यक्ति को जिसका खुद का कोई फॉलोइंग नहीं है, और वहाँ पे वो आपकी बात सारी मान लें। तो लोगों के काम नहीं होते हैं ना, आप सेंट्रलाइज कर देते हो, आपके पास कोई फीडबैक नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं, ना आपकी नब्ज है पकड़ पा रहे हो आप लोगों की, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो वो नीचे से फिर लीडर्स उस टाइप के भाटी जैसे लोग फिर वो उठना शुरू होंगे। तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं वो भी फिनोमेना है कि पार्टी जो ट्रेडिशनल वे से काम कर रही हैं उनसे भी बहुत नाराज़गी है। और आजकल का जो यूथ पॉलिटिक्स में आ रहा है, वो वेट थोड़ी करेगा कि जो जिस तरीके से ट्रेडिशनल इनका जो ब्यूरोक्रेसी होता है कि आप 30 साल खपाओ, है ना, धीरे धीरे कार्यकर्ता पोस्टर लगाओ, वो करो, अब जो पानी के ग्लास दो तो वो 30 साल के बाद आप मिलेगा तो मिलेगा, मतलब अगर दया रही किसी की तो आपको शायद कुछ ना MP सीट MLA सीट मिल सकती है। तो आप जो भारत का लिए कह रहे हैं कि एस्पिरेशंस चेंज हो रहे हैं, तो क्या यूथ के भी तो एस्पिरेशन चेंज होंगे और वो पॉलिटिक्स में भी तो दिखेगा। बिल्कुल। और ये जो आप फटीक कह रहे हैं ना, एग्जिस्टिंग तरीका जो है पॉलिटिक्स करने का, चेहरे जो वही पुराने हैं, कुछ कई जगह तो जैसे काम करेगा कि नहीं पुराने लोगों का, लेकिन यंग इंडिया फटीग है, वो नई चीज़ चाहते हैं, नई पॉलिटिक्स चाहते हैं, नए चेहरे चाहते हैं। तो आगे बढ़ के जो कमान संभालेगा या बुलंद आवाज उठा रहा है उसको लोग देख रहे हैं। और फिर देखिए मीडिया इतना रोल प्ले करता है ना, पहले वो नहीं था, आज तो मिनटों में आपका वायरल हो जाएगा। और ये जो हमने कहा ना कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू फॉर एग्जांपल बीजेपी और मोदी, तो ये इस टाइप का जो फेनोमेना है जो निर्दलियों वाला है, ये कुछ सीटों पे जहाँ पे कैंडिडेट्स ऊपर से पैराशूट किए जाते हैं, वहाँ पे ये भी दिखाता है कि ये लोग चाहते हैं कि अल्टरनेटिव हो, डिसेंट अल्टरनेटिव बने, लेकिन आप दोनों ही निकम्मे हो, आप दोनों ही काम नहीं कर रहे हो। तो एक निर्दलीय का भी रूट लोग लेंगे कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस टाइप के लीडर्स खड़े होना, वो फिर थोड़े ही होंगे ऐसी जगहों पे। ओवरऑल फोर्स जो है ना पॉलिटिक्स का
या पुश है इलेक्शन की, वो एक दिशा में दिख रही है। बिल्कुल। और उसमें सस्पेंस एक ही है, सीटें कितनी आएंगी बस बीजेपी को, नंबर 2 वो नरेंद्र काउंटर मोदी। चलेगा कि 272 के कितने उधर हैं कितने इधर। इधर तो फिर खैर लगता नहीं है, लेकिन उधर कितने हैं। और दूसरा सस्पेंस है कि नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा मैं बड़ी चीज़ें करूँगा, अलग चीज़ें करूँगा, बदलाव करूँगा। तो उस बदलाव में क्या क्या शामिल होगा। और कई लोग ये पूछ रहे हैं 400 पार, 400 पार, अगर इतने पावरफुल प्रधानमंत्री। एक चीज़ जो अलग है इस इलेक्शन में अरिहंत, जो लगता है कि 10 साल के बाद पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। वो इस तरह से नेहरू के ज़माने में था, 10 साल बाद थे, मतलब इलेक्शन जीते। 62 का वो हो गया था ना, 62 में, तो फिर बाद में इंडो चाइना हो गया। और उसके बाद तो एकदम ही डाउनफॉल हो गया। हाँ, और फिर रहा इंदिरा गांधी 10 साल बाद हारी, मनमोहन सिंह 10 साल बाद हारे, और तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था जो 10 साल रहे। ये 10 साल के बाद पॉपुलैरिटी का बरकरार रहना, ये बड़ा अलग चीज़ है। और इससे जो चीज़ें आती हैं सामने, ये पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म में क्या करेंगे, और जो एक फियर है ऑपोजिशन में, और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा। वो तो 100 बार वैसे ही बदल चुके हैं। हाँ, 100 अमेंडमेंट तो मतलब हो ही चुके हैं। मेजरली क्या आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नेंस में चले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ चले ही जाओ, वैसे भी चले ही गए हो ऑलरेडी, तो आपके लिए मतलब क्या ही लूज करने के लिए। अब आप देखो ना, आप MP की MLA की कोई वैल्यू ही नहीं है इस सिस्टम में। क्या वैल्यू है? ना तो उनका बिल बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन होता है, ऊपर से बिल बन के आता है ऑलरेडी, उनको डिबेट करते रहते हैं। और अपने वाले कौन सा कंस्ट्रक्टिव डिबेट करता है? आप बताओ, उनको स्पीचेस भी लिख के दी जाती है कि आप ये बोलो, आप ये एस्पेक्ट की तारीफ करो बिल की। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि भाई अपनी पार्टी बिल लेके आई हो और आपने कुछ अच्छा सजेशन दिया अपनी पार्टी के लिए और वो इम्प्लीमेंट हो गया। वो तो अपोजिशन वाले करते हैं कि भाई नहीं ये वाला गलत है, आप ये इसको देख लो। तो ये इनका वैल्यू क्या है? एक बार अगर हम खुले दिमाग से सोचें तो कम से कम ये जो मतलब बनावटी है ना ये चीज़, तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? देखिए, कौन सा सिस्टम हमारे देश को सूट करेगा। अगर आपको सिस्टम बदलना है तो इस पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। एग्जैक्टली। पॉलिटिकल चर्चा होनी चाहिए, सबके साथ होनी चाहिए, अगर ये मन में है। पर ये एक आशंका है लोगों के मन में, कई लोगों के मन में, ये कि 400 पार के साथ क्या होगा। मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल ये खुद ही नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये जो CM जिस तरीके के इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे भी तो आपको कम्पिटिटिव करना पड़ेगा ना। वहाँ पे भी तो इलेक्शंस डायरेक्ट होंगे, वहाँ पे भी तो CM चुने जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे कि वो इंस्टॉल कर दें अपने लोगों को? वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, और ऐसे हो सकता है ऐसे ही कंटिन्यू करे। अच्छा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म जब संजय गांधी इमरजेंसी के दौरान तो बहुत चर्चा चली थी 1976 में, और कई असेंबलीज ने रेजोल्यूशन भी पास किया था, और एक कमेटी इंदिरा गांधी ने बनाई थी जिसने इसका जिक्र किया था, जिसकी वजह से संजय गांधी ने इसको पकड़ लिया था। और कई लोग मानते हैं कि ये एक कारण था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव डिक्लेयर किए 1977 में। एक तरफ तो वो थोड़ा रेन इन करना चाहती थी संजय को, दूसरी तरफ उनकी जो रोल था सक्सेसर के रूप में देखती थी, उसको इलेक्शन द्वारा लेजिटिमाइज भी करना चाहती थी। तो इससे कई लोग उस समय बहुत भयभीत हुए थे, जैसे अब थोड़ा आज वो है। तो जो भी करना है खुल के चर्चा के बाद, हम लोग एक लोकतंत्र हैं और बहुत प्राउड लोकतंत्र हैं। तो अब देखो, पर सस्पेंस इस पे है, नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में क्या करने जा रहे हैं। एक्चुअली जो उन्होंने जैसे पार्लियामेंट में भी बोला और बाद में भी बोला कि मैं इस तरीके के डिसीजन लूँगा जो 1000 साल तक याद रखे जाएंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कैंपेन स्ट्रेटजी भी है। और 400 पार वाला भी वही है कि आप इतना बड़ा टारगेट कर दो कि लोग ये ना डिबेट करेंगे 272 आ रही हैं, 280 आ रही हैं, 260 आ रही हैं। अब लोग ये करेंगे नहीं 370 तो नहीं आएंगी। अरे आपका ये आप अपोजिशन वाले ये बात कर रहे हैं कि 370 नहीं आ रही है। अरे भैया 370 नहीं चाहिए, उनको 270 चाहिए।
आप कहाँ की डिबेट कर रहे हो? तो वो तो एकदम ही हार मान के बैठे कि 272 तो आ रही है, अब 372 आएंगी या नहीं आएंगी, उस पे डिबेट चल रही है। तो एक ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, जैसे हरियाणा में उन्होंने किया था कि अब की बार 75 पार, 90 में से 75 ले जाएंगे, क्योंकि उसमें से 90 में से 79 जो सीट थी लोकसभा में उन पे लीड थी उनकी 79 पे, तो उनको लगा हाँ 75। तो अपोजिशन को पता ही नहीं चला कि ग्राउंड पे इतनी अपोजिशन है उनकी, मतलब बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, तो वो सोचे कि नहीं 75 नहीं तो 60 तो आ ही जाएंगे, चलो मतलब 50 अच्छा, से डिफरेंस एक है। हाँ। पहले अमित शाह ये टारगेट कहते थे, 75 पार जैसे किया, तो उनके अब थोड़े फेल होने लग गए ना कई कई जगह पे, जैसे बंगाल में बोला उन्होंने, तो फिर अब उनसे पूछा गया कि आप फेल हो गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि तो हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए टारगेट सेट करते हैं, तो अब वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो ना। कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए अमित शाह टारगेट सेट करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि थोड़ा क्रेडिबल लगेगा ना ज्यादा, थोड़ा तो ज्यादा उसकी अहमियत है। तो चर्चा का विषय है ये, बिल्कुल आप जहां भी घूमो कि प्रधानमंत्री ने क्यों 400 पार क्यों कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो बोला जाता पावर है में तो आने वाले हैं कंफर्टेबली, 400 में फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला एंगल आ जाता और है। चीजें हैं क्या करने जा रहे हैं। कई लोग भाजपा के कहते हैं करप्शन के खिलाफ और भी लड़ाई उठाएंगे ये। अपने वाले के खिलाफ भी वेल अपने वालों कानून नए तरह के लाके, क्योंकि 2014 में ये बात बोली जाती थी कि 1 साल के अंदर अंदर जो भी एमपी एमएलए का स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए जो डिसाइड करेंगे कि क्या मतलब करना है उनका, 1 साल के अंदर अंदर सारा डिसीजन हो जाएगा कि जेल जाएंगे या बाहर रहेंगे। अभी तो आप देखिए ना कितने साल से लोग, मतलब ट्रायल चलता रहता है, बिना ट्रायल के लोग अंदर रहते हैं, तो वो तो उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, अब और आपको महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार एस्पेक्ट है कि लोग कह रहे हैं कि भाई पिछली बार तो सिर्फ शिवसेना थी और भाजपा थी, तब इतने बढ़िया तरीके से जीते थे। इस बार इतना डाउट क्यों हो रहा है कि शिवसेना भी है आदि, बीजेपी भी है और एनसीपी भी है। 80% शिवसेना है, 80% आप एनसीपी लगा लो, फिर भी डाउट है भाजपा और एनडीए को। तो वहाँ पे क्या चल रहा है, और उसका जो सेंटर है बारामती वहाँ पे क्या होगा, कौन पवार जीत रहा है? वहाँ पे भी पवार वर्सेस पवार हो रहा है। आपने इंटरव्यू भी लिया सुप्रिया सूले का और वहाँ पे आप गए भी, तो आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, मोटा मोटा महाराष्ट्र स्विंग स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछली बार एनडीए ने 41 ली, 23 बीजेपी ने, 18 शिवसेना ने। अब कंफ्यूजन क्यों है कि शिवसेना भी टूट गई, एनसीपी भी टूट गई और बीजेपी अपनी जगह है। सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है, सिंपैथी शरद पवार के साथ है। ऑर्गेनाइजेशन और एमएलए शिंदे सेना और पवार एनसीपी की तरफ चले गए हैं, अजीत के साथ, अजीत पवार के साथ। तो अब ये गोटी कहाँ जाके बैठेगी? सिंपैथी वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर। अब लोग कहते हैं आधा आधा बटेगा। अब क्या मोदी फैक्टर आके कितना काम करेगा? अभी फिलहाल आधा आधा, अगर आप देख लीजिए, यहाँ ये भारी है। अंत में मोदी फैक्टर आएगा तो लोग किस तरह जाएंगे? अब बारामती इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। एक तरफ अजीत पवार की पत्नी, मतलब जैसे कहते हैं ताई वर्सेस बहन ही, भाभी, बहन वर्सेस भाभी, दोनों एक परिवार से हैं। अजीत पवार ने बारामती को नर्चर किया है, और लोगों से बात करो तो क्या, कोई भी नहीं है जो नहीं कहेगा कि अजीत पवार ने काम नहीं किया। काम तो किया है, और बारामती देखने लायक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। शरद पवार ने अजीत पवार को ये जिम्मेवारी सौंपी, उनको ग्रूम किया, उन्होंने ये सब किया। असेंबली को वो रिप्रेजेंट करते हैं बारामती की। आज उनकी पत्नी खड़ी है एनसीपी की तरफ से इस साइड, सुप्रिया सुले खड़ी है शरद पवार एनसीपी की साइड। शरद पवार के बारे में लोग कहते हैं काम अजीत पवार ने किया, लेकिन हम साहिब को उनके आखिरी दिनों में कैसे दुख पहुंचा सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत लोग कहते हैं, पूछो तो कितनी सहानुभूति है, बहुत सहानुभूति है।
अब ये वोट्स में कैसे परिवर्तित होगा, हो सकता है लोग कहें लोकसभा में सुप्रिया को भेजो और असेंबली में अजीत पवार के साथ रहो। ये भी हो सकता है, पर ये बिल्कुल जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है, एनसीपी की जो पॉलिटिकल स्पेस है, वो क्या अजीत पवार ले जाएंगे? और क्या शरद पवार जीत जाते हैं बारामती में तो वो अभी तक उनका होल्ड है। आज तो टॉलेस्ट लीडर है ना महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र क्या क्या नेशनली भी अनुभवी लीडर्स में है, ऐसे तो बहुत कम लीडर्स रह गए हैं अब इतने अनुभवी, और सिस्टम को पहचानते हैं, दाव पेच खेलते हैं तो लोग इंटरेस्ट से देखते हैं। पिछली इलेक्शन जब जीते कैंपेन करते हुए, मैं तो उनके साथ घूमी थी, मतलब डायस पे चढ़ने में उनको हेल्प करने की ज़रूरत है, पर सुबह से लेकर रात तक लगे रहे। आज भी वही कहानी है लोगों के बीच में, खुद ही जा रहे हैं। हाँ, हर जगह जा रहे हैं। मतलब जो ये पिक्चर निकली थी ना, बारिश में छाते के नीचे खड़े होके रेड ड्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल वही उसने इलेक्शन को टर्न कर दिया। तो अब देखने लायक चीज है। महाराष्ट्र स्विंग स्टेट है और बारामती उसका कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पराकाष्ठा है, एक रिफ्लेक्शन है कि वहां पे अगर अजीत पवार जीत गए तो शायद सब जगह बहुत बड़ा सेटबैक है शरद पवार के लिए। लेकिन हम उसमें कहीं ना कहीं क्या बीजेपी वाला फैक्टर कहीं मिस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखो पिछली बार लगभग 50% शेयर जो था, वोट शेयर बीजेपी के पास आ गया था। वो हार गए थे शायद, लेकिन उनके पास उन्होंने काफ़ी कुछ, मतलब अगर आप 2014 2019 से पूरा ट्रेजेक्ट्री देखो तो बीजेपी आधे पे तो आ ही चुकी है। और फिर आप पवार वाला फैक्टर भी ले लो तो फिर 50 तो क्रॉस हो ही गया। अब वहाँ शरद पवार असेंबली सेगमेंट्स में कौन आगे आता है कौन पीछे आता है, जो लोकल दाव पेच होता है ना, उसको भी खेल रहे हैं। वो भी देखना, हर 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं, देखने लायक होगा कैसे पैन आउट करता है वो। बट बहुत इंटरेस्टिंग है वो कॉन्टेस्ट, क्लोज है, कांटे की टक्कर कई लोग बोलते हैं। और लोग बोलते हैं हमारे लिए तो महा टेंशन हो गया, धर्म संकट हो गया कि हम किसको चूज करें, पवार को इसको चूज करें तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा हार रहा है, उसको चूज करें तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये हार रहा है। तो रियली बहुत लोगों के लिए एक सवाल है कैसे करेंगे हम इसको हैंडल। अच्छा, हमने इतने सारे इंटरेस्टिंग, हम बोलते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत ही बोरिंग है, अभी तक लग ही नहीं रहा है कि चुनाव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बीजेपी वालों को भी टेंशन है कि कभी इतनी धूप में लोग जाए ना जाए वोट करने, और मतलब कांग्रेस की तरफ से भी थोड़ा डाउट मतलब होगा कि अभी बात चल रही है कि राहुल फिर से वापस बाहर चले गए हैं। तो ये मतलब मसाला जो है ना 2019 में, 2014 में तो बहुत ही हाई था, 2019 में भी बहुत चार्ज अप हो गए थे लोग, लेकिन इस बार थोड़ा मतलब ठीक है, मतलब वो वाला है कि हाँ चलो वोट डालना है, ठंडा वाला है। तो हमने तो इतनी बातें की कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्रेड्स हैं। आपके लिए पर्सनली आपको क्या लगता है, इनके अलावा क्या इंटरेस्टिंग रहेगा देखना 2024 में 4 जून को? आप क्या, कौन से नतीजों पे आप देखने वाले हो? नरेंद्र मोदी कितने पावरफुल होते हैं, ये एक फैक्टर रहेगा। उस पे फ्यूचर पॉलिटिक्स डिपेंड करेगी, क्या वो करना चाहते हैं, क्या कर पाते हैं। मान लीजिए 272 पे आते हैं तो अलग चीज़ें करेंगे, 304 पे आते हैं तो अलग करेंगे, 370 पे आते हैं तो अलग करेंगे। तो वो कितने पावरफुल होते हैं उस पे भी कई चीज़ें निर्भर करेंगी। कई लोग मानते हैं, कहते हैं कि थर्ड टर्म में हो सकता है नरेंद्र मोदी ज़्यादा इंक्लूसिव हो, माइनॉरिटीज़ को रीच आउट करें एक नए तरीके से। क्या होगा? अभी तो बहुत ही पोलराइज्ड है, जो इलेक्शन का रेटरिक है बहुत पोलराइज्ड है। पर पिछले वाले से तो बहुत ही कम, मतलब 2014 प्रधानमंत्री काफ़ी शार्प बोले हैं, उस मायने में शार्प तो बोले हैं। हालांकि जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता जाता है, हर इलेक्शन में शार्पन करता जाता है रेटरिक, वो सही बात है। तो खैर एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है कि ऑपोजिशन कितना लड़ता है, और उसमें कांग्रेस कहीं पिछली टैली से नीचे तो नहीं आता, ऊपर जाएगा, चाहे 10 बार 15 बार 20 70 75 तक पहुँचे। लोग साल भर पहले तो कहते थे 100 तक पहुँच जाए तो खेल बदल जाएगा, इंस्टीट्यूशंस को अलग मैसेज जाएगा।
पर 100 तो मुझे नहीं ले दिखता है कांग्रेस के लिए। क्या अभी तो लग कांग्रेस, रहा है कि कहीं नीचे ही ना चले जाएं। हाँ, और वो एक डर है, अपने टैली से कहीं नीचे नहीं चले जाएं, ऊपर ही रहें, इम्प्रूव ही करें तो थोड़ा मतलब, क्योंकि ऑपोजिशन का एकदम केव इन करना अगर ये होता है तो ये अच्छा नहीं है, इसको भी लोग वॉच करेंगे बहुत। बट अगर वो होगा तो एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल पार्टीज होगा। मुझे लगता है कि जो 1-to-1 फाइट है बीजेपी कांग्रेस, उसका तो बॉटम आउट कर ही चुका है कांग्रेस। अब वो लूज करेगा तो रीजनल पार्टीज से करेगा। जैसे केरला में उनके सबसे ज़्यादा आए थे, अब पंजाब में सबसे ज़्यादा आए थे। तो इन दोनों जगह जो मेन फाइट उनको मिल रही है आम आदमी पार्टी और लेफ्ट, उनसे ही मिल रही है। देखिए क्या ये कांग्रेस राजस्थान में लोग कहते हैं 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ कॉन्टेस्ट है, तो बाकी तो 25 आउट ऑफ 25 ले गए थे पिछली बार भाजपा, क्या 25 आउट ऑफ 25 इस बार भी ले जाएंगे? या 3-4 में कांग्रेस रखेगी? हरियाणा 10 आउट ऑफ 10 था, सीएम को बदल दिया टाइम से। क्या उसका रिएक्शन है? क्या कांग्रेस ले जाएगी 2-3 सीटें या 4 सीटें? हिमाचल फुल था, सैचुरेटेड था हिमाचल उत्तराखंड, क्या इक्का दुक्का ले जा सकती है? बिहार में 39 आउट ऑफ 40 था एनडीए, नीतीश कुमार वापस चले गए हैं, क्या 39 आउट ऑफ 40 ले जाएंगे एनडीए? या तेजस्वी की थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उनकी रैलीज अच्छी हो रही हैं, क्या थोड़ा 2-3-4 का फर्क पड़ सकता है? तो ये 2-3-4 अगर नॉर्थ इंडिया में भी मध्य प्रदेश को तो सब मान रहे हैं कि पीक पे ही रहेगा। पिछली बार 28 आउट ऑफ 29 थे। वही है, राजस्थान में भी आप ये मान के चलिए कि गुजरात से ज़्यादा पॉपुलर मोदी राजस्थान में है। और हिमाचल में तो पिछली बार कितना 70-80% वोट शेयर वो उनको मिला था। हाँ, नहीं, सैचुरेशन पे रहना उनका गोल है इस समय। और राम मंदिर, हालांकि कई लोग बीजेपी की कहते हैं थोड़ा पीटर आउट कर रहा है जनवरी से, वो मोमेंटम नहीं रहा जो जनवरी में था पीक पे। तो वो मांग रही थी बीजेपी की लीडरशिप कि जैसे पुलवामा ने 5-6% बीजेपी के लिए इंक्रीज किया था 2019 में, मंदिर 5-6% वोट शेयर इंक्रीज करेगा 24 में। अब वो करेगा कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं कि मंदिर बना है, पर क्या सब लोग, ये ऑपोजिशन का होप है, पर मैं मानती हूँ नॉर्थ में तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। मैं ये स्टोरी बताती हूँ बार बार, क्योंकि एक जर्नलिस्ट कॉलीग जो अयोध्या में थे जब ये हुआ सारा मंदिर का इनॉग्रेशन, तो उसके बाद वो वाराणसी के थे, घर गए तो उन्होंने कहा 4 कॉलीग्स मेरे, 2 डॉक्टर, एक इंश्योरेंस एजेंट, एक कोई और, उन्होंने मेरे पैर छुए क्योंकि मैं वहाँ था। और मुझे महाराष्ट्र जहाँ इतना ट्रैक्शन नहीं है, इतना रिस्पांस नहीं है मंदिर का, महाराष्ट्र में लोगों ने कहा कि बुजुर्ग लोगों ने उनका पैर छुआ जो कि नौजवान थे, वहाँ से होके आए थे। अब डज इट मीन ये वोट में परिवर्तित होगा सारा? लोग खुश है मंदिर बना, लेकिन क्या वोट भी जाएगा? नॉर्थ में लाइकली है, क्योंकि नॉर्थ वैसे ही ऑपोजिशन कांग्रेस का इतना पैठ नहीं है इस समय। पर नहीं लगता है कि अभी बीजेपी वालों को भी लगता होगा कि जनवरी की बजाय मार्च में करना चाहिए था इनॉग्रेशन। हाँ, शायद लगता है ना। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उनको वो वाली फीलिंग जो थी, क्योंकि जब देख रहे थे टीवी पे लोग तो वैसे ही हाथ जोड़ के देख रहे थे लोग उसको। तो अब वो वाला फीलिंग तो अब नहीं है। और बहुत लोग जा भी रहे हैं, जैसे अयोध्या तो कंप्लीट भी नहीं है मंदिर, तो वो उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि ठीक है दर्शन अच्छे हो गए और वो सब है, लेकिन वो खटक रहा है कि अभी टीवी पे तो दिख रहा था कि कंप्लीट है, लेकिन एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली में नहीं है कंप्लीट। इवन द मेन गर्भगृह, वहाँ पे भी काम चल रहा है जब आप दर्शन करने जाते हो, तो वो एक फीलिंग है। हालांकि वो ज़्यादा नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा फीलिंग है कि चलो बना तो वो है, लेकिन उतना मतलब कुछ तो कमी है ना वहाँ पे जाने वाले, उनको भी लग रहा है। तो ये भी फैक्टर है। अच्छा, एक और चीज़ है आर्यन, कुछ जगह ये आवाज़ें मैंने सुनी हैं, महाराष्ट्र एक जगह है
जहाँ लोग कह रहे हैं कि मोदी को आना चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी होगी, डेवलपमेंट वगैरह, पर कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा। थोड़ा हाथ खींच लिया जाए क्या, कि भाई ऑपोजिशन भी स्ट्रांग रहे। ये सेंटिमेंट के छुटपुट है या इसमें थोड़ा कुछ दम है? ये सेंटिमेंट उस सेंस में था कि जैसे अभी कुछ पार्टी के ही लोग, देखो नाराज़गी तो है लोगों में, खासकर पार्टी के लोगों में ये नाराज़गी है कि एक तो कुछ ज़्यादा ही गुजरात गुजरात हो रहा है, दूसरा एक ये भी है कि काम नहीं हो रहे हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, कार्यकर्ताओं के तो काम नहीं हो रहे हैं। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको टिकट भी मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है। उसकी बहुत नाराज़गी है, उसकी अंदर बहुत खाने। नाराज़गी है। और अपने लोगों के सेंट्रलाइज कर दिया। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम के हाथ में सब कुछ है, एमएलएज के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो एक ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकता है, कोई मिनिस्टर भी ट्रांसफ़र नहीं करा सकता है। वही हाल आपका हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, वहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सीएम के साथ काम करते हैं, उन्हीं के हाथ में सारी पावर्स है। सारा जो बाकी तंत्र है पार्टी का वो नाराज है, इसलिए आप सीएम बदलते हैं कोई रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि उनको पता है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले भी काम नहीं हो रहा था, अब भी कौन सा होने वाला है। नहीं, वो बात तो आपकी सही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है ना, वो काफ़ी जो हो गया, और इंस्टीट्यूशंस पे भी प्रेशर है। वो कैसे? वो मतलब मीडिया पे भी है, जुडिशरी पे भी है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग, जिस तरह से आपने कहा ना, लॉज पास होते हैं, पर पीएमओ सब कुछ डिसाइड करता है, एमएलए मिनिस्टर की भी नहीं चलती है। और जो अपोजिशन के खिलाफ, आपको लगता है कि ये 2014 से पहले जिस तरीके से कांग्रेस फंक्शन करती थी, जिस तरीके के इलेक्शन कमिश्नर वो जिस तरीके से करते थे, बहुत कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स उन्होंने भी की, क्या उसी तरीके का है या प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है अभी? देखिए, जो लोग बात कर रहे हैं और ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग, उस पे असर पड़ा है। और लोग, अगर पीएम और भी पावरफुल हो जाते हैं थर्ड टर्म में, तो इन इंस्टीट्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी एक सवाल यहाँ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि पहले भी उतने ही कॉम्प्रोमाइज़ थे। अगर आप मीडिया 2014 से पहले का देखो ना, और उसमें तो और भी ज़्यादा दिक्कत इसलिए थी कि मीडिया हाउसेस थे जिनको आप बहुत इजीली कंट्रोल कर, जैसे आज कंट्रोल्ड है ना सारे के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस, वो पहले तो वही था। कम से कम आज इस टाइप के जो नए आउटलेट्स हैं, जैसे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं लोग, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अलग अलग स्कीम्स के ऊपर, और उनका अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो कम से कम ये आउटलेट एक नया बना है सरकार के खिलाफ। मुझे लगता है कि इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि डिजिटल और ये नई मीडिया की वजह से। एग्जैक्टली। और जो भाजपा और जो प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा गालियां देते हैं, ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उन पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और मुझे लगता है कि एक कारण ये भी है कि व्यूज़ इसलिए भी आ रहे हैं यूट्यूब पे इन लोगों के कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया आपने इस तरीके से कर दिया है कि वो एकदम सॉफ्ट बॉल क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, एकदम नरम गरम की क्या क्या खाते हो क्या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो। और ये सरकार इसमें ज़्यादा एफिशिएंट है पिछली सरकारों से। वो क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गया ना पावर का, वहाँ पे तो हर मिनिस्टर पावरफुल था, यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे हर कोई, अगर आप क्रिटिसिज्म देखोगे पुराने वाले उसका, तो हर मिनिस्टर अपने आप में गवर्नमेंट था, तो वो अपने हिसाब से के सेकंड टर्म एग्जैक्टली। तो इसलिए वो पावरफुल थे लेकिन अपने सेंस में थे। वहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन चलती थी, यहाँ पे एक ही हो गया, इसलिए लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये एक कारण हो सकता है। तो ये भी एक सवाल है, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ, स्वास्थ्य और फंक्शनिंग, ये कैसे होगी। और दूसरा तो बड़ा सवाल है माइनॉरिटीज़ जो आज बहुत इनसिक्योर फील करती हैं, उनको हाथ बढ़ाना, उनको फील कराना कि वो भी फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं। बट ऐसा कोई पॉलिसी वाइज तो कोई आया नहीं अभी है। नहीं है, पर थर्ड टर्म में ये भी सवाल जो मैं कह रही हूँ ना, कुछ लोग मानते हैं प्रधानमंत्री, बट ऐसा क्या ही आ जाएगा, मतलब क्या उनको क्या डर लग रहा है? जैसे आपने किसी से बात की हो, किस टाइप का डर है? मतलब उनको ये भी डर है कि बाहर जाएंगे तो आएंगे कि नहीं, बाहर जाएंगे। हाँ, और उनके जो राइट्स हैं हमेशा उनको टारगेट किया जा रहा है ना, हिंदू मुस्लिम बना के, पोलराइज करके। उससे देखिए, जहाँ तक लाभार्थी है
उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, वो सही बात है। जहाँ तक ट्रिपल तलाक है उसमें पॉलिसी रही है भाजपा की यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो अगर इम्प्लीमेंट भी कर दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नया उस टाइप का कर रहे हैं वो उनका पॉलिसी वो रहा है। बट मुस्लिम्स को इतना इनसिक्योर फील करना आज जो दिखता है, डर के रहना कि सारा टाइम, आपको लगता है डर के रहते हैं? ये बिल्कुल है, इनसिक्योर फील करते हैं वो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। और ये एक नरेंद्र मोदी जो अपनी लेगेसी छोड़ना चाहेंगे, और बहुत लोग मानते हैं, यंग लोग, कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक नई जगह दी है दुनिया भर में। वो कैसे इनको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 200 मिलियन की आपकी माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन को अगर फीलिंग है कि हमें डर है, या हम, जैसा मैंने कहा, फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं है, उसको कैसे ये फील कराएंगे? क्या ही कर सकते हैं वो, क्या ही कर सकते हैं वो। तो वो एक, मैं मानती हूँ, थर्ड टर्म का उनका आई होप एजेंडा होगा। बट वो करेंगे क्या? क्योंकि आप पॉलिसी लेवल पे ही कुछ कर सकते हो, या जो मोटर माउथ्स हैं जो इस टाइप की बातें करते हैं उनको हटा सकते हो। हाँ, उनके खिलाफ एक्शन लेना, अभी तो हुआ कुछ है। को टिकट, हाँ, उसका फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और जब प्रधानमंत्री ने जैसे पसमानदा मुस्लिम्स को रीच आउट किया, उसका फर्क पड़ता है। तो आप देखिए, इलेक्शन रेटरिक में आप अब उसको भी कई लोग कहेंगे कि वो डिविजिव है, कि पसमानदा और मतलब इनमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आप फिर तो कास्ट का भी कहिए। आपने एमबीसी किया, ओबीसी किया, दलित किया, महादलित किया, वो तो अलग चीज़ है ना। पर अगर एक बड़ी कम्युनिटी ऐसे फील करती है, तो मैं तो मानती हूँ कि प्रधानमंत्री रीच आउट करेंगे नए टर्म में, तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, इंटरेस्टिंग है। इन सब चीज़ों पे जो हमने थ्रेड्स डिस्कस किए, जो फ्यूचर होगा पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स का, वो कैसा होगा, हम एक एक एरिया में हम अगले एपिसोड्स में जाएंगे हम। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, और वी विल कंटिन्यू आवर टॉक्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।